सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रैकेट के पर्दाफाश की। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के नागरिक की संलिप्तता सामने आई है। व्यापारियों से ठगी करने के बाद पैसे क्रिप्टो करेंसी में बदली जाती थी, जिसे बाद में पाकिस्तान भेज दिया जाता था। मामले में 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी जो फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनमें से एक सीए है। तीसरा आरोपी कंपनी सेक्रेटरी है, जो हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। चौथा आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। आरोपियों के पास से शेल फर्म निदेशकों के 60 डिजिटल सिग्नेचर्स, 3 लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव, 1 मोबाइल और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टेटमेंट समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले में साइबर पुलिस पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों की संलिप्तता की जांच कर रहे हैं। इस गिरोह का पता तब चला जब भोपाल के एक व्यापारी ने फर्जी वेबसाइट के जरिए मार्च से मई के बीच 1 करोड़ की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद साइबर क्राइम की टीम ने जांच शुरू की, जिसमें पता चला ठगी का मुख्य आरोपी एक चीनी नागरिक है, जो भारतीय नागरिकों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर ऑनलाइन ठगी कर रहा था, जिसमें अलग अलग शहरों के करीब 6 लोग शामिल थे। इस गिरोह ने अप्रैल से मई के बीच करीब 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। यह राशि क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान भेजी जा रही थी। साइबर सेल के मुताबिक इंदौर और भोपाल से भी इसी तरह की 2 शिकायतें मिली हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। व्यवसायी को एक फर्जी डैशबोर्ड भेजकर उससे बहुत सारे पैसे, करीब 98 लाख रुपीस जो है उसमें से फ्रॉड किया गया है। और ये पैसा जो है, इस पैसे को यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग जो है क्रिप्टो करेंसी में वजीरेक्स और बाइनेंस के थ्रू की जाती थी। पहले इंडियन एक्सचेंज और फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज से की जाती थी। एक पाकिस्तानी नागरिक होने की संलिप्तता के भी सबूत मिले हैं और संभवतः एक चाइनीज़ व्यक्ति जिसने इनमें से एक फर्जी जो कंपनी थी वो भी बनाई थी। अभी हम लोगों ने इसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक राजकोट गुजरात से, एक गुड़गांव से, 2 दिल्ली से। और अभी शेष आरोपी 2 हमारे इसमें जो है फरार है, वो राजकोट के हैं, और जो पाकिस्तानी नागरिक और चाइनीज़ जो है उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे हम लोगों ने जो है काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है आपका जो है DSCs जो हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये भी हम लोगों ने इसमें इन लोगों से रिकवर किए हैं, जिस पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। इसमें सबसे खास मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश को नया राज्यपाल मिल गया है। गुजरात के मंगू भाई छगन भाई पटेल MP के नए गवर्नर होंगे। वहीं MP से ही राज्यसभा सांसद थावर चंद गहलोत को केंद्र सरकार ने राज्यपाल बनाकर कर्नाटक भेज दिया है, यानी कि वो अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि जल्द होने वाली मोदी कैबिनेट के विस्तार में MP को तरजीह मिलना तय है। इसके अलावा रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। अब तक वो त्रिपुरा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मंगू भाई छगन भाई पटेल को MP और थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाए जाने पर CM शिवराज ने बधाई दी। पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, साथ में अपने प्राइम मिनिस्टर, उनका गृह मंत्री अमित भाई शाह का, हमारे पार्टी के, अभी तो मैं हमारे बोल सकता हूँ, JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ CR पाटिल जी, मुख्यमंत्री विजय भाई, डिप्टी CM नितिन भाई, और सभी मेरे साथी जो 6 पुराने हैं, वो सब का मैं आभार मानता हूँ। थावरचंद गहलोत जी बन गए हैं कर्नाटक के बन गए हैं हरियाणा के, राजेंद्र विश्वनाथ बन गए हिमाचल प्रदेश, रमेश बैस झारखंड के, और श्रीधरन पटेल। तो हमें भी राज्यपाल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार अवैध कॉलोनियों के संबंध में बड़ा फैसला कर चुकी है, जिसके तहत सरकार प्रदेश की 6,876 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। शिवराज कैबिनेट में आज नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 को पारित कर दिया गया। कैबिनेट ने FAR को बढ़ाकर 30% कर दिया। इसके साथ ही हाइट में भी छूट देने का फैसला किया।
अवैध कॉलोनियों के वैध हो जाने पर यहां के लोगों को कई सुविधाएं मिलने लगेंगी। यहां रहने वालों को लोन मिलना आसान हो जाएगा। साथ ही नगरीय निकाय के जरिए बिजली, पानी और सड़क की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने वन विभाग को लेकर भी बड़ा फैसला किया। अब डिपार्टमेंट का एक ही ऑफिस होगा। कैबिनेट में तय हुआ आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप साप्ताहिक रूप से बनेगा, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी। कैबिनेट में छिंदवाड़ा में नया जेल भवन समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने सभी मंत्रियों को विभागीय समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा, सभी मंत्री हर सोमवार को अपने अपने विभागों की समीक्षा करें और किसी भी योजना में केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन की दरकार हो तो मुझे या मुख्य सचिव को जरूर बताएं। इसके साथ ही सीएम ने अनावश्यक खर्च कम करने और तय समय में तबादले करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा, योजनाओं में देरी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जी हां, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सोमवार को अपने अपने विभागों की समीक्षा करें। सीएम ने मंत्रियों को अनावश्यक खर्च कम करने के भी निर्देश दिए हैं। एमपी की शिवराज सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए कि महिलाओं को कमतर बनाने वाली चीजें सिलेबस से हटाई जाए। पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी शिक्षक और प्राचार्य पदनाम उपयोग करें। सीएम ने कहा, पाठ्यक्रमों का ऑडिट कर उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। सीएम के इस फैसले पर कांग्रेस ने सरकार को नसीहत दे दी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, महिलाओं को पहले सुरक्षा देनी चाहिए और बाद में सम्मान। बीजेपी ने कांग्रेस को वहीं दुशासन बताया। अपने समाज में महिला को कमजोर करके आंका जाता है। मेहनत का काम नहीं कर सकेगी, बाहर का घर का काम नहीं कर सकेगी। लेकिन आज महिलाओं ने जो काम पुरुष अच्छे से नहीं कर सकते वो सब काम करके दिखाए हैं। इसलिए आज महिला और पुरुष का भेद करना ये ठीक नहीं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि कहीं ऐसा उल्लेख है तो उनको हटाया जाए। और महिला अब बराबरी की हकदार भी है और बराबरी की उसकी श्रम शक्ति में भागीदारी है। यहाँ के विकास में भागीदारी, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी। देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री या तो हवा में रहते हैं या हवा की बातें करते हैं। सिर्फ इन कागजों में महिलाओं के सम्मान से कुछ नहीं होगा। महिलाओं का असली सम्मान करना है तो ये जो लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से महिलाओं के अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और कभी लाठियों से मारा जा रहा है, कभी डंडों से पीटा जा रहा है, और जिस प्रकार से महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, इन्हें रोकने का काम करना होगा। कांग्रेस के लोगों का सिर्फ आरोप लगाने का काम है। कांग्रेस स्वयं दुशासन का काम करती है, आरोप लगाने का काम करती है। उनको स्वयं अपने गलीवान में झांक के देखना चाहिए कि उनके शासनकाल में कितने अपराध हुए, माताओं बहनों के सम्मान में किस प्रकार से ठेस पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का उनको आभार व्यक्त करना चाहिए और कांग्रेस को ये सीख लेना चाहिए कि माताओं बहनों के सम्मान में अगर किसी प्रकार से किसी ने कोई अपराध किया, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर कांग्रेस ने आज भोपाल में प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा इलाके में धरना दिया और सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि नेमावर में 5 लोगों की हत्या के बाद भी पीड़ितों से मिलने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की। उधर पीसी शर्मा ने कहा, कमलनाथ सरकार ने 1 महीने में मासूम के अपराधी को सजा दिलवाई थी। बच्चों के साथ गैंग रेप, डबल गैंग रेप, आज तक नहीं सुना। और 4 बच्चों रेप, अलीराजपुर और धार के अंदर बच्चियों के साथ मारपीट। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? ये कहाँ जा रहा है देश? ये कहाँ है मामा? क्या होगा बांझियों का? केवल समीक्षा ही करते रहोगे मंत्रालय में बैठ के, या वहाँ जो लोग पीड़ित हैं उनके दुख दर्द को दूर करोगे? ये ट्रांसफर उद्योग बंद करो जो जुलाई में उसके लिए बैठ गए मंत्रालय में। अरे ये जो दुनिया से ट्रांसफर कर दिया है तुम्हारे लोगों ने, ये अपराध कर रहे हैं बीजेपी के नेता।
मध्य प्रदेश में महिला अपराध को लेकर सरकार को घेरने की कमलनाथ की तैयारी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अच्छा होता जब कमलनाथ के हाथों में मध्य प्रदेश की कमान थी, तब ऐसा विचार कर लेते और कह देते महिलाओं पर अत्याचार रोक दो। उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा, कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते उनके घर से 1.5 किलोमीटर दूर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कमलनाथ ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई वो बच्ची के घर जा सकें। इसके साथ ही विश्वास सारंग ने आरोप लगाते हुए कहा, कमलनाथ ने 50 साल तक मध्य प्रदेश को लूटकर अपना हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बना लिया। कमलनाथ जी 15 महीने जब उनके हाथों में मध्य प्रदेश की कमान थी और वो मुख्यमंत्री थे, उस समय ऐसा विचार कर लेते और उस समय की सरकार को ये कह देते कि महिलाओं पर अत्याचार रोक दो। मुख्यमंत्री निवास से 1.5 किलोमीटर दूर बच्चियों के साथ रेप हुआ था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लाशों पर राजनीति करना और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना। ग्वालियर में जीएमपीसीजी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को हो रही परेशानी और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर जहां लोग बड़ी संख्या में टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, वहां अतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ के साथ रजिस्ट्रेशनल स्टाफ को भी बढ़ाया जाएगा। जहां खुले में लाइन लग रही है, वहां टेंट लगाए जाएंगे ताकि भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एडीएम आशीष तिवारी ने लोगों से अपील भी की, सूचना के आधार पर ही वैक्सीन लगवाने आइए, जिससे भीड़ कम हो। हम लोगों से आग्रह भी करेंगे और हम लोग भी अपने स्तर पे लगातार डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और वैक्सीनेटर्स की संख्या ऐसे सभी केंद्र जहां पर भीड़ ज़्यादा लग रही है वहां पर हम वैक्सीनेटर्स की व्यवस्था ज़्यादा करेंगे ताकि लोगों को इंतजार ना करना पड़े। और लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपना एक टाइम स्लॉट लेकर आएँ ताकि आपको वहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। एमपी में नर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में सतना के अमरपाटन में नर्स एसोसिएशन ने अनोखा प्रदर्शन किया। अस्पताल परिसर में नर्सिंग स्टाफ ने रामचरितमानस का पाठ किया और सरकार को सर्द बुद्धि देने की कामना की। इसके साथ ही भजन गाकर सरकार से अपनी मांगे पूरे करने की मांग की। गौरतलब है, इन दिनों मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है और सभी जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अगर सरकार हमारी ये मांगों को नहीं मानती है तो अब हम कंटिन्यू हड़ताल पे रहेंगे अनिश्चितकालीन। हमने मरीज की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा, लेकिन सरकार नहीं जागी। अभी तो अस्पताल में मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा। सभी मरीज भटक रहे हैं, ना कोई सुई लगाने के लिए है, ना इंजेक्शन लगाने के लिए है। सभी हमारे ना कोई ऑपरेशन होंगे अस्पताल में, डिलीवरी भी प्रभावित होगी। सभी इसके लिए उच्च पद पे बैठे अधिकारी और पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले से अल्टीमेटम दे दिया था। बड़वानी में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से शहर में जल संकट गहरा सकता है। मानसून की बेरुखी और बांध का गेट बंद होने की वजह से नर्मदा का जलस्तर 113 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर एसडीएम घनश्याम ने आश्वासन देते हुए कहा, इंदिरा सागर डैम का गेट खोल दिया गया है, जल्द ही पानी बड़वानी पहुंच जाएगा। ऐसे में जल संकट के हालात नहीं बनेंगे, नर्मदा का जलस्तर ऊपर आ जाएगा। अभी नर्मदा का जल स्तर आप जैसा बता रहे हैं दिन दिन कम होता जा रहा है। अभी लगभग 113 का जल स्तर 113 मीटर का जल स्तर बना हुआ है। वरिष्ठ स्तर पर इसके संबंध में बात की गई है और ऊपरी जो बांध है इंदिरा सागर, वहाँ से इसके संबंध में पानी भी छोड़ा गया है। आज शाम तक पानी बड़वानी तक पहुँचने की पूरी संभावना है, तो जो जल संकट बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व की शान सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला इन दिनों बीमार चल रही है। वत्सला को दिखना कम हो गया है और उसने खाना भी कम कर दिया है। ऐसे में टाइगर रिजर्व प्रबंधन और डॉक्टर्स की टीम लगातार वत्सला की देखरेख कर रही है। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक वत्सला की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी उम्र के दस्तावेज नहीं है। ऐसे में वत्सला का नाम सबसे उम्रदराज हथिनी के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। हाथियों की औसत उम्र 65 से 70 साल होती है, लेकिन फील्ड डायरेक्टर का कहना है वत्सला की उम्र 100 साल से भी अधिक हो चुकी है। उन्होंने बताया, हथिनी वत्सला को 1971 में केरल से होशंगाबाद लाया गया था। उस वक्त वत्सला की उम्र
50 साल से अधिक थी, जिसके बाद वत्सला को 1993 में होशंगाबाद के बोरी अभयारण्य से पन्ना नेशनल पार्क लाया गया। तभी से वत्सला यहाँ की शोभा बढ़ा रही है। हमारे पास में पुराने कोई ऐसे कागज न होने के कारण हम यह रिकॉर्ड के लिए सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वरना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये मान्यता है कि हथनी की उम्र 100 साल से ऊपर है। सन 70 के दशक में ये केरल से मध्य प्रदेश लाई गई थी और केरल में पुराने रिकॉर्ड ना मिलने के कारण हम लोग इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड के लिए नहीं भेज पाए।